आज हम एक और नए प्रकरण की तरफ चलेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंतर्गत आता है। अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसमें काव्य को पढ़ा पाना भाषा में बिना आपके सामने बैठे आपके लिए उतना लाभदायक नहीं हो सकता जितना हम समझते हैं कि थोड़ा व्याकरण को समझा जा सकता है। अगर आप मन से इन वीडियोस को देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको व्याकरण के ये छोटे छोटे जो हमारे चैप्टर हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये वो चैप्टर की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं जिनमें आज तैयार कर लें तब, या आप परीक्षा से 2 दिन पहले तैयार करें तब, जब चाहें तैयार करें, उतने उतने नंबर आपके पक्के होते जाएंगे। तो अभी तैयार कर लेंगे तो जब कभी हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। टेस्ट होगा अगर इससे रिलेटेड, उसमें भी नंबर आपको ये दिलाएगा। बोर्ड परीक्षा में भी फिर नंबर आपको ये दिलाएगा। तो अभी से इस व्याकरण की आप तैयारी करते चलें। अभी हम चलते हैं, प्रकरण है आपका शब्द रचना के तत्व। प्रकरण है शब्द रचना के तत्व। पहले इसको समझ लिया जाए। शब्द रचना, शब्दों को बनाना। आपको लगता है कि सारे शब्द बने बनाए पहले से भाषा में मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। कई सारे आपको तो बने बनाए मिल रहे हैं, लेकिन वो बने कैसे, इन चीजों को समझना है हम लोगों को। तो हम शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत ये जानेंगे कि नए शब्द बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जिससे नए शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो नए शब्द बनाने में जो सहायता करते हैं वो करते हैं आपके उपसर्ग। नए शब्द बनाए जाते हैं उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, समास करके और संधि करके। 2 शब्दों के बीच में, वर्णों के बीच में संधि करेंगे, नया शब्द का स्वरूप आएगा। 2 शब्दों के बीच में समास करेंगे, एक नया शब्द आ जाएगा। किसी मूल धातु या मूल शब्द से उपसर्ग लगाएंगे, नया शब्द बन जाएगा। और किसी धातु से, किसी मूल शब्द से प्रत्यय लगाएंगे तो भी नया शब्द बन जाएगा। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं क्या? टेक्निकली पहली बार आपके कोर्स में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं इनको, आप इन्हें जानते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। 9 में तो उपसर्ग नहीं थे, लेकिन अभी आपके पाठ्यक्रम में ये उपसर्ग आ गए हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उपसर्ग की। जान लें उपसर्ग है क्या, इसका अर्थ समझ लें। उप का अर्थ है समीप, किंतु, पहले। सर्ग का अर्थ है बैठना या लगना। तो पूरे उपसर्ग शब्द का अर्थ हो गया। उप का अर्थ समीप, किंतु, समीप तो है ही है, किंतु पहले भी है। तो पहले, और सर्ग का अर्थ है बैठना, तो पहले बैठना। किसी मूल शब्द से या मूल धातु से पहले बैठना। एक बात तो उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब पहले बैठ के करता क्या है, ये इसका कार्य क्या है, इसकी पावर क्या है, उपसर्ग की शक्ति क्या है। शब्द रचना के तत्वों के संदर्भ में हम अभी उपसर्ग की शक्ति की ओर चलेंगे। तो इसके लिए बड़ा सरल सा एक श्लोक है। यदि आपने वो याद कर लिया तो भी कई सारे उपसर्ग आपको याद हो जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि उपसर्ग काय के लिए चाहिए होता है। संस्कृत समझ करके डर ना जाएं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते।
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। ये श्लोक बताता है उपसर्ग की ताकत क्या है। उपसर्गेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, उपसर्ग के द्वारा। धात्वर्थो विच्छेद कर लेंगे तो धातु प्लस अर्थो, यह संधि है। धात्वर्थो धातु का अर्थ, बलात् बलपूर्वक जबरदस्ती, अन्यत्र दूसरी जगह, नियते ले जाया जाता है। क्या मतलब हुआ पहली पंक्ति का? उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। यानी धातु का या मूल शब्द जिस अर्थ को कह रहा होता है, यदि उससे पहले उपसर्ग लगा दें तो कई बार जो उपसर्ग है धातु के मूल अर्थ को खा जाता है या खत्म कर देता है, या कहिए अपनी मर्जी से उसके अलग अलग अर्थ कर देता है। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, यही समझने की बात है। उपसर्ग के द्वारा धातु के शब्द के अर्थ को बलपूर्वक बदल दिया जाता है, उसमें विशेषता ला दी जाती है, उसमें वैशिष्ट्य उत्पन्न कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उपसर्ग के द्वारा। अब ये नीचे वाली पंक्ति में इसके उदाहरण हैं। पहले उससे पहले आप समझ लें, देखिए इसमें हार, हार, हार और हार, हार शब्द इसमें 5 जगह आ रहा है। अब नॉर्मली अगर मैं एक हार शब्द यहां लिख दूं तो इस हार शब्द के आप कितने अर्थ बता सकते हैं? विचार करें। मैं समझता हूं आप 2 अर्थों पर जाएंगे इसके। एक तो पराजय यानी हारना, और इस हार शब्द का दूसरा अर्थ हो सकता है आपका माला, अर्थात गले में पहनने वाला आभूषण। अब हार वो आभूषण फूलों का हो, पत्तियों का हो, सोने का हो, चांदी का हो, मोती का हो, माणिक्य का हो, जिसकी भी माला हो, जिसका भी हार हो, उस हार को आप, हार के अर्थ 2 अर्थ सामान्य रूप से हमें हार शब्द के, जब हम हार शब्द को लेकर के चलते हैं तब इसके समझ में आते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? 2 अर्थ हमें हार शब्द के समझ में आते हैं, एक पराजय और दूसरा गले में पहनने वाली कोई माला या कोई आभूषण। ठीक। अब हम देखते हैं अपने उपसर्ग की शक्ति। हमने हार शब्द लिखा, ठीक है। अब हार के हम 2 अर्थ समझ रहे थे, या तो माला या तो पराजय। अब इससे पहले हमने उपसर्ग लगा दिया प्र। शब्द का अर्थ क्या हो गया? प्रहार यानी आक्रमण करना। हमने उपसर्ग लगा दिया आ, किसके आगे? हार के। क्या बन गया? आहार। अब पराजय और माला कहां गई? अभी क्या हो गया? ये भोजन हो गया। आहार मतलब भोजन। हमने उपसर्ग लगा दिया सम, और आगे प्लस हार बराबर संहार। क्या बन गया? संहार हो गया। हार का अर्थ क्या हो गया? मारना हो गया। हमने उपसर्ग लगा दिया वी, शब्द लगा दिया हार, विहार का मतलब घूमना हो गया, और हमने उपसर्ग लगा दिया परि और शब्द लगा दिया हार, परिहार करना। ठीक है, किसी का निराकरण करना, परिहार करना। अभी आपने देखा कि इस हार शब्द के मूल अर्थ को कितनी जगह आपके उपसर्ग ने बदल करके रख दिया। तो ये हमारे उपसर्ग की शक्ति होती है। ठीक है, ये क्या होती है? हमारे उपसर्ग की शक्ति होती है। उपसर्ग क्या करते हैं? मूल शब्द के, धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। उदाहरण भी दे दिए। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा भी आपके सरलता के लिए कर दें तो वे
शब्दांश जो मूल शब्द या धातु से पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान रहे, उपसर्ग शब्द नहीं होता है, उपसर्ग शब्दांश होता है, इसीलिए मैंने शब्दांश लिखा है, वे शब्द नहीं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग के प्रकार है ना, उपसर्ग के प्रकार, तो उपसर्ग जो है मूल रूप से हमारे पास वो 3 प्रकार के उपसर्ग आप कह सकते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग और नंबर 3 विदेशी भाषाओं, उनमें भी कौन से? अरबी, ये कोर्स में है आपके, फारसी के उपसर्ग। इन 3 आधार पर हम इसका उपसर्ग अपने चैप्टर का अध्ययन करेंगे आज। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के, यानी अरबी, फारसी के। अंग्रेजी के भी होते हैं, अन्य भाषाओं के भी होते हैं, पर वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। विदेशी भाषाओं में हम इन 2 भाषाओं पर के भी 2 ही केवल उपसर्ग आपके आएंगे, आप चिंता न। अच्छा, एक इसमें है संस्कृत के उपसर्ग। आप हिंदी वाले हो, कभी आप ये सोचने लगो कि भाई संस्कृत वाले उपसर्ग हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? नहीं बेटा, संस्कृत के ही प्रमुख रूप से उपसर्ग हैं, उन्हीं उपसर्गों का हम प्रयोग अपने पाठ्यक्रम में, अपने बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन करते हैं ना, उसी का हम प्रयोग करते हैं और वही हमारे पाठ्यक्रम में है भी। ठीक है ना? तो आपको परिभाषा भी हो गई, प्रकार भी हो गए। अब संस्कृत के उपसर्ग, कभी जीवन में आपको प्रश्न आ सकता है आगे, कभी आप अगर टीचिंग लाइन में या कहीं इस तरफ चलेंगे तो आपको आ सकता है प्रश्न कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है बेटा 22। कितनी होती है? 22 संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। वो सबके सब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, यद्यपि फिर भी मैं उन 22 के 22 की संख्या एक बार लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा, आपको ध्यान रहेगा, और जो आपके महत्वपूर्ण है फिर मैं उनके आपको उदाहरण दिखाता हूं। तो उपसर्ग लिखते हैं हम, संस्कृत के उपसर्ग।
देखें 22 हो गए क्या? इनकी संख्या 22 होती है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि सु उत अभि प्रति परि उप। ठीक है, ये 22 अब गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कौन छूट गया? परा 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 अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि सु उत अभि प्रति परि उप। अति अति उपसर्ग और है इसमें, ये अति अति ये यहां आता है। ठीक है, अभी 22 हो गए। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ठीक है, इसको यहां मान लेंगे हम। इस आधार पर हमारे उपसर्ग हो गए 22। ठीक है, संस्कृत के ये मैंने केवल आपको इसलिए 22 का बताया, आपको नहीं भी बताते तब भी चलता कि कितने होते हैं, हम केवल कुछ उपसर्गों को ही आपको लिखा देते। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, संख्या हमें पता होना चाहिए, अधिकतम पता रहना चाहिए, काम काम का जितना है। तो पहला उपसर्ग है आपका प्र। अब प्र उपसर्ग से शब्द बनेंगे प्रवेश, प्रमाण, प्रणाम, प्रकार। खास खास जो हमारे उपसर्ग हैं, हम अभी उन उपसर्गों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, परा पराजय, पराभव, पराभूत, अप अपमान, अपराध, अपशिष्ट आदि। सम संपूर्ण, सम्मति, संजय, संचय आदि। अनु अनुमान। बाकी इनसे अधिक शब्द आप ढूंढ करके आपको याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं। अनुपस्थित, नहीं, अनुपस्थित नहीं होगा। अनुपस्थित इसका नहीं होगा, न से होता बनता है वो। अनुगमन, अनुचर, निस, निस्सार, निश्चिंत, निर,
निर्गुण, निर्बल, निर्जन, विकार, वियोग, विचार, और एक है आंग। आंग का बचता है आ, ये महत्वपूर्ण है। आजन्म, आमरण, आसमुद्र, अधि, अधिकार, अधिभार, अध्याचन, सु महत्वपूर्ण उपसर्ग है। सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग्य, अभि, अभिमान, अभियोग, प्रति, प्रत्येक, संधि भी हो जाती है यहां, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा, परि, परिणाम, परिमाण, परिपूर्ण, परिजन, परिवार, सब में परि आएगा। उप, उपकृष्ण, उपयोग, उपभोग, उपसर्ग, स्वयं उपसर्ग में भी उपसर्ग है। अति, अत्यधिक, अतिवृष्टि, अति हो गया, प्रति हो गया, ये आपको अलग भी लिखे हुए दिखाएंगे और अभी कभी कभी आपको इस तरह से यण संधि के साथ भी ये मिल जाएंगे। अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक आ ही गया। अच्छा, हिंदी के दो उपसर्ग आपके हैं जो आपके हिंदी के उपसर्ग इसमें पाठ्यक्रम में आपके लिए लिए गए हैं। आप लिखेंगे, आप चलिए मिटा देते हैं इसको। क्लियर हो जाएगा। अब आप लिखेंगे अपने पाठ्यक्रम में के हिंदी के उपसर्ग। जरूरी नहीं है आप इनको अलग अलग करके याद रखें, लेकिन फिर भी कर लेंगे तो अच्छा होगा। अभाव, अयोग्य,
अभाव, अयोग्य, अचेत, अजान। अभाव, अयोग्य, अचेत और अजान। एक उपसर्ग है आपका अन। संस्कृत में अनु है और हिंदी में अन। ये निषेध के लिए आता है, मना करने के लिए आता है, ठीक है ना। इसका होगा अनजान। अनजान का मतलब जिसे जानते ना हो। अनजान, अनमोल, अनबन, अनशन आदि। इसके बाद अरबी फारसी के, ये भी दो ही हैं आपके पाठ्यक्रम में। एक तो इनमें से है ला। ला भी एक उपसर्ग है जो अरबी का उपसर्ग है ला, और इस ला का अर्थ होता है निषेध, मना करना। लापरवाह, जिसे परवाह ना हो। लाइलाज, जिसका इलाज न किया जा सके, लाइलाज। लाचार, लाजवाब। ठीक है, एक तो हो गया ला, और एक उपसर्ग है आपके में हम, और इस हम का अर्थ होता है बराबर, साथ, साथ वाला। ठीक है ना। हमराज, हम सफर, हमदम। हमराज, हम सफर, हमदम, हमराह। इसका अर्थ होगा साथ, एक जैसा। हमराह, राह पर साथ चलने वाला। हम सफर, सफर पर साथ चलने वाला। तो ये आपका 3 नंबर के आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग आते हैं। करना क्या होता है आपको कोई एक 3-4 उपसर्ग आते हैं, 5 उपसर्ग आ जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 3 उपसर्गों को लेकर के 2-2 शब्द बनाइए। कभी कभी एक पूछ लेता है शब्द, कभी कभी 2-2 पूछ लेता है। तो यदि आपको एक शब्द आ जाएगा तो आप उसको कर देंगे, 2 आ जाए पूछ लेगा तो 2 भी कर ही देंगे, अगर एक आ गया तो उसके जैसा। तकलीफ तब होती है बेटा कि ये आज से ही मैंने आपको बता दिया, और फिर भी जब परीक्षा होगी, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, बोर्ड तक के जो एग्जाम होते हैं, तो उनमें भी कुछ बच्चे उपसर्ग गलत कर देते हैं। मतलब इतना सरल टॉपिक जिसमें 3 नंबर आपके पक्के हो जाने हैं, इसको आप ध्यान देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो आपको शब्द रचना के तत्व का पहला भाग यानी उपसर्ग जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा, और हमारे 3 नंबर बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। हम उसी आधार पर आपको तैयारी करा रहे हैं अभी, जिससे कि आपके कम मेहनत में और जो निश्चित अंक हैं वो आपको मिल सके।